आज का विषय जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आदित्य अपने सवालों से शुरू करेंगे। तो आदित्य जी। सर, अगर हम गांधी जी के पूरे आंदोलन के कार्यों को देखते हैं तो तीन मेजर आंदोलन हैं। एक उन्होंने 20s में किया, एक 30s में, एक 40s में। ये इनका आखिरी आंदोलन था। इनके क्या कॉन्टेक्स्ट थे, क्यों गांधी जी को ये आंदोलन करना पड़ा, क्या इनके रीजंस थे? पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है। देखिए, इसमें दो तरीके से देख सकते हैं आप इसको। एक तो ये है कि जो गांधी जी के पहले दो आंदोलन थे वो एक तरफ तो कुछ तात्कालिक मुद्दों पे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा भी थे। इसलिए आंदोलन तो होना ही था। वो 42 में होता या 40 में होता या 45 में होता, वो परिस्थितियों पे निर्भर कर सकता था। पर आज़ादी का संघर्ष तो सतत संघर्ष था, वो टुकड़ों में बटा हुआ संघर्ष नहीं था। तो उस हिसाब से तो एक संघर्ष होना ही था। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं भी होता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस्तीफ़ा नहीं भी देती, तो भी संघर्ष होना था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जब थी भी, तो भी उन्होंने कई बार इस्तीफ़ा दिया। जब उनका अंग्रेजी राज से बुनियादी मुद्दों पे टकराव हुआ तो उन्होंने कई बार इस्तीफ़ा दिया और अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा। तो हिंदुस्तानियों को आज़ादी चाहिए और कांग्रेस और गांधी जी उसके लिए प्रतिबद्ध थे। उन्हें वो आज़ादी हासिल करनी थी, इसलिए आंदोलन तो होना ही था। अगर अंग्रेज़ आज़ादी देंगे नहीं, अगर भारत छोड़ के जाएंगे नहीं, तो संघर्ष होगा। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो संघर्ष तो अवश्य संभावित था। जो 42 का संघर्ष है वो कई मायनों में बहुत विशिष्ट संघर्ष है। विशिष्ट संघर्ष इसलिए है क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू से ही जो कांग्रेस थी, गांधी जी थे, नेहरू थे, ये सब फासिस्टों के खिलाफ थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में हालांकि वो एक स्तर पर पूंजीवाद का, साम्राज्यवाद का आंतरिक संघर्ष था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और लगभग जो सभी जो राष्ट्रवादी थे और वामपंथी थे, वो इस बात को मानते थे। केवल मानते नहीं थे, वो युद्ध शुरू होने से पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुके थे कि ऐसा युद्ध होने वाला है, क्योंकि ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में इस किस्म का युद्ध एक निहित है। लेकिन जब वो युद्ध हुआ, उस युद्ध से पहले जिस ढंग से जर्मनी में खास तौर पर नाजीवाद का वर्चस्व कायम हुआ, उसकी वजह से पूंजीवाद साम्राज्यवाद के अंतर्गत भी नाजीवाद को, फासीवाद को एक विशेष खतरे के तौर पर देखा गया। और आपसी पूंजीवाद साम्राज्यवाद के आपसी युद्ध के बावजूद भी कहीं न कहीं उसे फासीवाद और लोकतंत्र के युद्ध के तौर पर भी देखा गया। इसलिए शुरू से ही कांग्रेस के सामने और भारत के राजनीति के सामने ये एक चुनौती थी कि इस युद्ध में क्या भूमिका लें। एक तरफ भारत की आज़ादी का सवाल है और अंग्रेज भारत को आज़ादी देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वो कोई भारत में कोई राष्ट्रवादी तबका अस्तित्व में भी है जिससे उन्हें कोई बात करनी है, जिससे उन्हें कोई सहमति लेनी है,
इतना भी गुंजाइश अंग्रेज़ों ने छोड़ी नहीं थी। भारत के बारे में सारे फैसले वो खुद ले रहे थे। जो भारत के सम्मान के खिलाफ था, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की कुर्बानी थी, उसके खिलाफ था, और कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जाने की घोषणा की, भारत को उसका हिस्सा बनाया, बिना भारतीयों से पूछे हुए। कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने, कई लोग को बड़ा मंत्रिमंडल के प्रति बड़ा आकर्षण लगता है, और कई लोग कांग्रेस के ऊपर ये आरोप भी लगाते हैं कि वो तो सत्ता लोलुप लोग थे। एक झटके में, एक दिन में सारे मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। ये एक सवाल था। पर इस्तीफा देने के बावजूद भी ये फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में कोई अवरोध पैदा ना हो, ये भी कांग्रेस के सामने सवाल था। इसलिए कांग्रेस ने और गांधी जी ने इस बात की बहुत कोशिश की, अंग्रेज़ों को ये समझाने की कोशिश की हर तरीके से। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो आकांक्षा है वो तो है ही। उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि फांसीवाद के खिलाफ अगर आप लड़ाई सचमुच लड़ना चाहते हैं तो उस लड़ाई के लिए भी ज़रूरी है कि भारत आज़ाद हो, तभी भारत फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकता है, और वो योगदान आपकी लड़ाई को बहुत मदद करेगा। पर अंग्रेज़ों की लड़ाई फांसीवाद के खिलाफ नहीं थी। भले जर्मन फांसीवादी थे, नाजी राज था, पर अंग्रेज़ों की लड़ाई अपने साम्राज्य को बचाने की लड़ाई थी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की किसी भी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये एक विषम चुनौती थी। इस विषम चुनौती में कांग्रेस को रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को भी जिंदा रखना था, और इस लड़ाई में फांसीवाद को कोई फ़ायदा ना हो, इसे भी ध्यान में रखना था। उसका एक पहलू ये भी था कि चीन के ऊपर जापानी हमला था। तो चीन भी वो कॉलोनी नहीं था, लेकिन एक किस्म की सेमी कॉलोनी थी। चीन जापान के खिलाफ लड़ रहा था, और चीन और इंग्लैंड का अलायंस था, वो कांग्रेस के सामने एक चुनौती थी। फिर जब हिटलर ने रशिया पे हमला किया तो वो एक दूसरी चुनौती सामने आ गई, क्योंकि रशिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर, जिसको कहते हैं वो जो हमला था, वो रशिया के लिए कहना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में चीन और रूस पे जो हमला था, उससे जितनी तकलीफ़ चीन और रूस के लोगों को हुई, उसकी तुलना यूरोप के किसी भी देश की तकलीफ़ से नहीं की जा सकती। तो एक विश्व व्यवस्था में जो भारत जिनको अपने सहयोगियों के तौर पे देखता था, वो सब काफ़ी संकट में थे, और हिटलर के हमले के और जापान के हमले के शिकार थे। ये सब चुनौतियाँ थीं। इसलिए किसी भी बड़े संघर्ष को टालने की कोशिश कांग्रेस ने की। हालांकि प्रतिरोध को जिंदा रखने के लिए लगातार कोई न कोई कदम उठाए गए। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस को भी शुरू किया गया, बड़ा पब्लिक कैंपेन किया गया। जो कांग्रेस के हिस्से के तौर पे जो कई ग्रुप्स थे, शुरू में कम्युनिस्ट भी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, ये सब लगातार एक एंटी वॉर कैंपेन जो है ये उनका चलता रहा। लेकिन 42 के आसपास परिस्थितियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होने लगा। 41 के दिसंबर से और 42 की शुरुआत में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में अधिकांश इलाकों से अंग्रेज़ों को खदेड़ा। सिंगापुर, मैंडले, हाँ, लगभग सभी दक्षिण पूर्व एशिया से जापानी हमला बहुत तेज़ था, और कुछ महीनों के अंदर अंग्रेज़ों ने वो सारी जगह छोड़ दी। और इस बात की संभावना बनने लगी थी कि अंग्रेज भारत को भी छोड़ के भाग जाएंगे, वो जापानियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसकी एक निश्चित संभावना जो है वो बनने लगी थी। तो जब जापानी हमला होगा
उस समय भारतीय क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने, गांधी जी के सामने था। जो वहाँ पर अंग्रेज जब भागे दक्षिण पूर्व एशिया से, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही रंगभेदी तरीके से व्यवहार किया। जो हिंदुस्तानी लोग थे उनको जापानियों के भरोसे छोड़ दिया। जो अंग्रेज़ थे उनके इवैक्यूएशन का उन्होंने इंतज़ाम किया, पर हिंदुस्तानियों के लिए उन्होंने किसी किस्म की कोई व्यवस्था नहीं की। किस्म जो वॉर का प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि अंग्रेज़ जो वॉर टाइम में युद्ध के लिए जो नीतियां अपना रहे थे, उससे भी ये लग रहा था कि ये कोई सुव्यवस्थित राज्य चलाने की स्थिति में नहीं है। बंगाल उड़ीसा में नाविकों से उन्होंने वो ले लिए, सारे उनकी नावें ले ली, इस डर से कि अगर जापानी आएंगे तो उनको ट्रांसपोर्ट के लिए नाव ना मिल सकें। भारत के भी कुछ कोस्टल शहरों में, विशाखापट्टनम में, कोकोनंडा में, इन जगहों पे जापानी हवाई हमले उस समय में हुए। तो पूरा माहौल देश में ऐसा बन गया था। महंगाई बढ़ रही थी, वो एक अलग चीज़ है। लोग बैंक से पैसा निकाल रहे थे, पैसे वाले लोग सोना खरीद रहे थे। तो एक लोगों के मानस में भी ये बात थी कि ये ब्रिटिश अथॉरिटी जो है ये कोलैप्स करने वाली है, ये कोलैप्स कर रही है और जापानी हमला होने वाला है। तो कहीं न कहीं गांधी जी के मन में उस वक्त ये बात हावी थी कि जब जापानी हमला होगा उससे पहले अगर हम संगठित और आंदोलित नहीं होंगे तो जापानी हमले का मुकाबला कैसे करेंगे। अगर हम बिल्कुल निष्क्रिय पड़े रहेंगे तो ऐसी हालत में एक नए विदेशी हमले का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक संदर्भ था। जब दिसंबर से लेके मार्च तक जापानी सफलता बहुत बढ़ी और युद्ध भारत के द्वार तक आ गया, उस समय चीन का बहुत दबाव था, अमेरिका का बहुत दबाव था अंग्रेज़ों के ऊपर, और उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। इंग्लैंड में भी आपस में मतभेद थे। इंग्लैंड की गवर्नमेंट, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी, वॉर टाइम में जो सरकारें थी इंग्लैंड में वो सब कोalition गवर्नमेंट थी, किसी एक पार्टी का शासन नहीं था। तो काफ़ी कोalition पार्टनर्स कुछ सब्सटेंटिव कंसेशन भारत को देना चाहते थे। वो चाहते थे कुछ न कुछ समझौता होना चाहिए। और क्रिप्स मिशन में जो क्रिप्स थे वो खुद वो इंग्लैंड में तुलनात्मक दृष्टि से भारत के बारे में एक पक्षधर राय रखने वाले लोगों में से थे। लेबर पार्टी के वो मेंबर थे जो क्रिप्स मिशन के हेड थे। तो उन्होंने जो है वो आए, लेकिन भारत के और दुनिया के दुर्भाग्य से और अंग्रेज़ों के दुर्भाग्य से जो भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, जो इंग्लैंड के लिए शायद बहुत अच्छे वॉर लीडर थे, ऐसा इंग्लैंड में माना जाता है और जायज़ माना जाता है उनको, पर भारत के प्रति और औपनिवेशिक देशों की आज़ादी के प्रति उनका रवैया बहुत ही साम्राज्यवादी रवैया था। तो उनके लिए क्रिप्स मिशन केवल एक टैक्टिस था, किसी तरीके से ये दिखाने का कि भारत को कुछ हम कंसेशन दे नहीं सकते क्योंकि वहाँ आपसी मतभेद इतने ज़्यादा हैं। हिंदू और मुसलमानों के मतभेद हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद हैं, तमाम पार्टियों के मतभेद हैं, तो हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। तो क्रिप्स मिशन यहाँ था, क्रिप्स मिशन नेगोशिएशन में था। वो नेगोशिएशंस बहुत डिफ़िकल्ट थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक ही समझौते के अंदर लाना ये आसान काम नहीं था, मगर वो संभव था, वो असंभव नहीं था। उस समय वो संभव था।
लेकिन चर्चिल की नीयत ठीक नहीं थी और चर्चिल चाहते नहीं थे कि क्रिप्स मिशन कामयाब हो। तो उन्होंने जो तरीका अपनाया उसका नतीजा ये हुआ कि क्रिप्स मिशन का जो फाइनल ऑफ़र था वो किसी भी तरीके से कांग्रेस को मंजूर नहीं था और क्रिप्स मिशन वापस चला गया। तो किसी भी किस्म की जो भारत और कांग्रेस के लीडर और गांधी जी जो चाहते थे कि पारसीवाद के खिलाफ के संघर्ष में वो मदद करें, अंग्रेजों वो मदद लेने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं था उनके लिए। और यूरोप की लड़ाई, हालांकि जो साउथ ईस्ट एशिया की लड़ाई थी वहाँ पर अंग्रेज बहुत परेशानी में थे, पर यूरोप की लड़ाई में वो थोड़ा सा फेवरेबल टर्न भी उनको मिल रहा था अंग्रेज़ों को। तो उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी इसमें कि कोई समझौता हो और वो कोई जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो डिकोलोनाइजेशन हुआ ऐसा कुछ होगा, इसके लिए वो कोई बिल्कुल उनकी कोई मानसिक तैयारी नहीं थी किसी किस्म की। तो क्रिप्स मिशन के बाद फिर कोई विकल्प नहीं रहा कांग्रेस के पास और गांधी जी के पास कि उस परिस्थिति में वो आंदोलन के लिए आगे बढ़े, क्योंकि भारत के लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत घबराहट भी थी भविष्य को लेकर के। तो भारत में ताकत है, भारत के लोगों में ताकत है, आज़ादी की आकांक्षा है, वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर सकते हैं और उन्हें संघर्ष करके दिखाना है। इस संदर्भ में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ कदम उठाया। सर, जो दूसरा सवाल था मेरा कि एक हमारे ना, मैं गुजरात से हूँ और मेरी पढ़ाई जो है वो सीबीएसई से नहीं बट गुजरात बोर्ड से हुई है। तो हमारी टेक्स्ट बुक में क्विट इंडिया का एक सेक्शन रहता था और चैप्टर भी नहीं होता था, सेक्शन होता था, जिसमें पहले पैराग्राफ में गांधी जी ग्वालियर टैंक से डू और डाई वाला नारा देते थे, अगले पैराग्राफ में सब अरेस्ट हो जाते थे और तीसरे पैराग्राफ में आज़ादी मिल जाती थी। तो एक कॉलोनियल नैरेटिव सा भी बनाने की कोशिश की जाती रही है कि आज़ादी मिली नहीं थी, बस वो तो अंग्रेज़ थक के दे दिए। तो इस पे और क्या हुआ था क्विट इंडिया में, इस पे अगर आप थोड़ा बता सकें। देखिए, ये जो अंग्रेज़ों ने आज़ादी दे दी, ये तो इसमें एक गैर जानकारी भी है और बदमाशी भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि आज़ादी देने का सवाल, आज़ादी छीनने का और आज़ादी देना, ये कोई एब्सेंट माइंडेड एक्टिविटी नहीं है। किसी की आज़ादी आप ऐसे ही जाके 10 रुपए की पॉकेट मारी की तरह नहीं होती है, किसी की आज़ादी ऐसे छीनी नहीं जाती है। और ऐसे ही आज़ादी कोई शराब पी के अचानक जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया ऐसे नहीं होती है। तो ये तो एक गैर जानकारी की और बदमाशी की बात है। ये ज़रूर है कि एक मानस में या मनोविज्ञान में, चूँकि इतिहास में बहुत शहादतें हुई हैं, भारत में भी बहुत शहादत हुई है और एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। जो भी आपका कॉज होता है, जो भी आपका विचार होता है, उसको हासिल करने के लिए युद्ध, बहादुरी, कुर्बानी, इसका एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो कई बार ऐसा भ्रम होता है कि जेल जाना जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो लोग कभी जेल नहीं गए हैं उनको ख़ास तौर पे ये लगता है कि जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और भारतीय आज़ादी के आंदोलन के संघर्ष का प्रतीक जो है वो जेल जाना रहा है।
तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है, हालांकि जेल जाने में बहुत संघर्ष था, वो उसके बारे में जेल और संघर्ष के बारे में कभी और बात कर सकते हैं, लेकिन जेल जाने के अलावा भी भारतीय प्रतिरोध आंदोलन ने कई तरह की कुर्बानी दी, कई तरह का संघर्ष किया, और ख़ास तौर पर जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जो कुर्बानी है, कुर्बानी का जो नमूना है, वो दुनिया के इतिहास में अनूठा है। देखिए, हथियार लेकर के गुरिल्ला वॉर लड़ना, उसमें भी बहादुरी है। कोई आप पे हमला कर रहा है और आप हथियार लेके उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसमें भी बहादुरी है। पर निहत्थे लोग गोली के सामने, संगीनों के सामने खड़े हो जाएं, गोलियां चल रही हैं और लोग झंडा फहराने के लिए आगे जा रहे हैं, इस किस्म की बहादुरी का नमूना दुनिया के इतिहास में मिलना मुश्किल है। और क्विट इंडिया में इसके एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं अपने नेता और अपने देश के प्रति भक्ति के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और आज़ादी की जो उत्कट आकांक्षा थी, इसको प्रकट करने के लिए गोलियों के सामने, संगीनों के सामने जाकर के खड़े हुए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जितने बड़े पैमाने पर जितने लोगों ने संघर्ष किया और आत्म आहुति देने के लिए तत्पर हुए, इसका कोई भी शायद दूसरा उदाहरण ढूंढना लगभग असंभव है। तो अहिंसक आंदोलन में, जो आंदोलन अहिंसक है, लेकिन इसका मतलब जान नहीं ले रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जान दे नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि गोलियों के सामने खड़े, मशीन गन भी चलाई गई, कुछ जगहों पे हवाई जहाज़ से भी गोलियां चलाई गई, और उस सब का मुकाबला क्विट इंडिया मूवमेंट में हिंदुस्तानियों ने किया। और वो उसके बाद अपने जो उनकी आज़ादी की इच्छा थी, वो कमज़ोर नहीं हुई, वो आज़ादी की इच्छा उनकी और ज़्यादा मजबूत हुई। उस दमन से वो पस्त नहीं हुए, उस दमन को उन्होंने एक तमगे के तौर पर लिया और आज़ादी के लिए उनकी प्रतिबद्धता बढ़ी। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट उस मायने में, हालांकि हर आंदोलन में ये तत्व है, पर क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में जो ये तत्व है, ये बहुत ज़्यादा है। जो करो और मरो जो गांधी जी ने कहा, वो केवल एक नारा नहीं रहा। गांधी जी ने कहा ये मंत्र है, और लोगों ने उस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया। ये भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता है। जो आपने क्रैकडाउन की बात की, तो एक तो जो अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट्स हुए हैं, उसमें इंस्टाग्राम पे एक नैरेटिव चल रहा था कि इनसे बेहतर तो अंग्रेज़ों की ही सरकार थी, वो भी शायद इतने दमनकारी नहीं थे जितने ये लोग हैं। तो एक इस तरीके का नैरेटिव भी चलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से रखा कि कैसे क्विट इंडिया में मशीन गन, लोग गोलियां खा रहे थे लेकिन लड़ाई लड़ रहे थे। इसी में अगर आप जो नई पीढ़ी की जो लीडरशिप आती है, क्योंकि सारी लीडरशिप जेल में होती है, हाँ। अरुण आसफ अली, सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, और फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट्स का भी एक फिनोमिनन सामने आता है, जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी हो रही है। अगर इन चीज़ों पे भी आप थोड़ा बता सकें। ये 3-4 सवाल है। ये 3-4 सवाल हैं। एक तो नया नेतृत्व का सवाल है। 8 अगस्त को
प्रस्ताव किया क्विट इंडिया का। हालांकि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्विट इंडिया रिजोल्यूशन में ये नहीं कहा गया था कि 9 अगस्त से आंदोलन होगा। 9 अगस्त को तो ओपन सेशन था। 8 अगस्त को AICC ने रिजोल्यूशन किया, 9 अगस्त को ओपन सेशन था, प्लेनरी सेशन था, जिसमें सेशन में 8 अगस्त के प्रस्ताव के बारे में बताना था। 8 अगस्त के प्रस्ताव में मुख्यतः कई बातें कही गई थी। वो प्रस्ताव अपने आप में हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए 8 अगस्त के प्रस्ताव को। मगर आंदोलन के संबंध में ये कहा गया था कि कांग्रेस अपनी सारी शक्तियाँ गांधी जी को सौंपती है और गांधी जी ये फैसला करेंगे कि आंदोलन कब और कैसे होगा। और गांधी जी ने 8 अगस्त को ही ये भी स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रस्ताव की रोशनी में वो वायसराय को चिट्ठी लिखेंगे और उससे मिलने का समय मांगेंगे। तो 9 अगस्त से कोई आंदोलन शुरू करने की योजना नहीं थी। पर अंग्रेजों के मन में कांग्रेस के बारे में इतनी नफरत थी, जैसे वो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कोई मौका मिले और वो कांग्रेस के ऊपर हमला करें। तो 8 अगस्त के प्रस्ताव में कुछ भी अंग्रेजी हिसाब से भी कुछ भी इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं था। पर इसके बावजूद कि एक प्रस्ताव है जो कभी लागू हो सकता है, किसी रूप में लागू हो सकता है, इसलिए 8 अगस्त की रात 9 अगस्त की सुबह ही पूरी की पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो गांधी जी को और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया और सारे देश में गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू हो गई। तो ऐसे में एक नई लीडरशिप, और एक मायने में वो नई लीडरशिप नहीं है, वो सब लोग बहुत महत्वपूर्ण नेता थे पहले से, चाहे वो अच्युत पटवर्धन हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे सुचेता कृपलानी हो, चाहे अरुणा सफली हो। ये लोग पहले से महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन राष्ट्रीय नेता नहीं थे। एक नेशनल छवि, एक लोकमानस में जिनकी उपस्थिति हो, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, इस स्तर के नेता नहीं थे लोकमानस में, पर पार्टी में और पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे ये सब लोग। पर जब इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई और इनमें से कुछ नेता गिरफ्तारी से बच गए, अच्युत पटवर्धन बच गए, उनके जो भाई थे अच्युत पटवर्धन के वो बच गए, अरुणा खुद हालांकि उन्होंने झंडा फहराया, उसके बावजूद वो गिरफ्तारी से बच गई, सुचिता कृपलानी बच गई। तो फिर इन लोगों ने अंडरग्राउंड मूवमेंट को संगठित करने की कोशिश की और बाद में जब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे अपने कई साथियों के साथ, वो सब बड़े बड़े नेता थे, तो जाहिर है कि इन सभी नेताओं में उनको देश में ज़्यादा लोग जानते थे, तो वो स्वाभाविक तौर पर अंडरग्राउंड मूवमेंट के नेता के तौर पर उभरे। तो लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये तो एक पक्ष है, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जब 9 अगस्त से ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई और 8 अगस्त का रिजोल्यूशन भी कोई गांव-गांव तक पहुंचा हुआ नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, कोई अंडरग्राउंड से भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन नहीं था किसी किस्म का। लेकिन जैसे जैसे ये खबर पहुंचने लगी
कि गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, उनके इलाके में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनकी गिरफ्तारी होने लगी, तो उनके लिए यही लड़ाई की शुरुआत थी। तो कांग्रेस का और गांधी जी का और कांग्रेस के लीडर्स का लोगों के मन में कितना सम्मान था, वो कैसे राष्ट्रीयता के प्रतीक थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी गिरफ्तारी का मतलब है आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई, हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करनी है। और जो गांव-गांव में, बस्ती बस्ती में जो राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ता थे, छोटे बड़े जिस स्तर के भी जो कार्यकर्ता थे, उन्हीं के नेतृत्व में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने, जिनको भी उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी का सिंबल बाना, कोर्ट हो, उनका कलेक्ट्रेट हो, उनका पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन हो, इनके चूँकि गिरफ्तार कर लिया गया, ये नया अनुभव था, इसका मतलब एक खुले युद्ध की शुरुआत हो गई। तो हमको उस खुले युद्ध में भागीदारी करनी है। तो अंडरग्राउंड तो बाद में हुआ, गिरफ्तारी के बाद जो पहला 6, 7, 8 सप्ताह का जो दौर था, वो एक नेशनल रिवेलियन, एक राष्ट्रीय विद्रोह, जन विद्रोह था। वो एक जन विद्रोह था जिसमें लाखों, हो सकता है कुछ करोड़ों लोगों ने उसमें भागीदारी, उस जन विद्रोह में भागीदारी की हो। और उसमें जैसा मैंने बताया कि जैसे जो भी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, झंडा लहराना है, ज़बरदस्ती झंडा लहराना है, और गोलियां खाते हुए पटना के में अभी भी आप जाएंगे उस स्मारक को देखेंगे, गोलियां चल रही थी, लेकिन उस हॉल के ऊपर जाके, असेंबली हॉल के ऊपर जाके झंडा फहराना है, गोलियां खा करके भी, क्योंकि आज़ाद हम हैं इसकी घोषणा करनी है। और ये झंडा उन्होंने फहराया शहीद होकर के। ऐसा बहुत जगह, बहुत बड़े पैमाने पर 6, 7, 8 हफ्ते तक हुआ। इसके बाद ज़रूर है, क्योंकि वो बहुत ब्रूटल रिप्रेशन था, जैसा रिप्रेशन 1857 के बाद कभी हिंदुस्तान ने देखा नहीं था। जलियांवाला बाग में एक घटना में देखा होगा, पर उसके अलावा कभी देखा नहीं था। तो वो मास एक्टिविटीज़ रुकी, और उसके बाद अंडरग्राउंड मूवमेंट ने उसको टेक ओवर किया, जिसमें ये जो तथाकथित नए नेता थे वो धीरे धीरे, जबकि अंडरग्राउंड मूवमेंट था, उसके बावजूद भी धीरे धीरे लोगों तक उनका नाम जो है वो पहुंचने लगा। वहाँ से अंडरग्राउंड मूवमेंट ने टेक ओवर किया। और अंडरग्राउंड मूवमेंट में भी जब जयप्रकाश नारायण बाहर आए, तो वो उसको एक नई डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे। वो उसको केवल सैबोटेज और नेशनल स्पिरिट को जिंदा रखने तक नहीं ले जाना चाहते थे, वो तो चाहते ही थे वो, लेकिन उनको लगता था कि युद्ध के दौरान क्या होगा, नहीं होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं था उस समय। तो एक आर्म्ड गुरिल्ला वॉर की तैयारी भी करनी चाहिए। तो एक आर्म बैंड्स, आज़ाद दस्ता के नाम से, जो प्राइमरीली बिहार में एक्टिव था, और बिहार नेपाल बॉर्डर के ऊपर उनको एक जगह थी, क्योंकि नेपाल की सरकार की भी जो क्षमता थी वो बहुत लिमिटेड थी। तो उस बॉर्डर एरिया में ट्रेनिंग का इंतज़ाम, रिक्रूटमेंट का इंतज़ाम, लोग जाके रहते थे, ये सब कोशिश उन्होंने शुरू की। तो एक अंडरग्राउंड नेटवर्क था जो कुछ न कुछ ये जो एक्टिविटीज़ हैं, सैबोटेज वगैरह की एक्टिविटीज़, ये लगातार चलती रहें, कुछ हथियार इकट्ठे हों, कुछ बम इकट्ठे हों, लोगों तक पहुंचाए जाएं, जो एक्टिविस्ट परेशानी में हैं उनको कुछ फंड वगैरह पहुंचाया जाए, वो एक ग्रुप था। लेकिन हाँ, उन्होंने रेडियो भी चलाया, कांग्रेस रेडियो के नाम से, वो भी काफ़ी समय चला। फिर गुरिल्ला वारफेयर की भी तैयारी की, और धीरे धीरे उसमें एक ग्रुप ऐसा भी इमर्ज किया अंडरग्राउंड मूवमेंट में, जो सैबोटेज की एक्टिविटी के लिए से उन्होंने अपने आप को पीछे किया, जो सुचिता कृपलानी के लीडरशिप में था, लेकिन वो भी अंडरग्राउंड ग्रुप था। और वो भी लगातार सरकार के खिलाफ प्रतिरोध होता रहे,
इसकी कोशिश करते रहे। और ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी लगभग जब तक गांधी जी जेल से रिहा नहीं किए गए, लगभग उस समय तक ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी किसी न किसी रूप में जो है वो चलती रही। सर, उस दौर में हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ दो तरीके से लड़ाई चल रही थी। एक तो जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस और के लीडर्स लड़ रहे थे, एक सुभाष चंद्र बोस बाहर से अपनी तरीके से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि दोनों को हमेशा अलग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सुभाष बोस इस मूवमेंट को सपोर्ट भी करते हैं। और जब कस्तूरबा गांधी की डेथ होती है तो उन पे भी उन्होंने उनको राष्ट्रमाता कहा और फिर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। लेकिन एक है कि वो जापान का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसके खिलाफ ही क्विट इंडिया मूवमेंट के आपने बताया कि शुरुआत होने का एक वन ऑफ द रीज़न है। तो सर, ये दो चीज़ों को, आईएनए और क्विट इंडिया को, आप कितना पैरेलल समझते हैं और कितना उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस? देखिए, ये तो जिसको अंग्रेजी में एक वर्ड होता है इंट्वाइंड, मतलब ये आईएनए और क्विट इंडिया जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल गुथे हुए। क्योंकि जो कई लोगों ने लिखा, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, कई लोगों ने ये लिखा है कि जो, क्योंकि क्विट इंडिया को लेकर के युद्ध के दौरान कोई बड़ा संघर्ष छेड़ा जाए, इसको लेके मैंने आपको बताया कि बहुत दुविधा थी। और दुविधा केवल ये नहीं थी कि हिटलर एक नाजी फासिस्ट है और हम कोई आंदोलन कैसे छेड़ें जिससे उसको कोई फ़ायदा हो सकता है, केवल ये दुविधा नहीं थी। जैसा मैंने बताया, दुविधा ये भी थी कि उस समय चीन भी विक्टिम था, उस समय रशिया भी विक्टिम था, जिनके बारे में सारी दुनिया में, चीन तो हमारी तरह से एक शोषित देश था और रूस के बारे में सारी दुनिया में एक आकर्षण था कि ये शोषण के विरुद्ध लड़ाई में हमारा साथ दें। तो बहुत दुविधा थी, ऐसा नहीं है कि दुविधा नहीं थी। कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, जो लगातार 39 से लेके और क्विट इंडिया तक देश में एक राष्ट्रीय भावना कैसे जागृत रहे, इसके लिए सारे देश का लगातार वो दौरा करते रहते थे। लेकिन कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जाए, इसको लेके दुविधा थी। मौलाना आज़ाद के मन में भी दुविधा थी। राजा जी तो बिल्कुल ही खिलाफ थे, राजा जी के मन में दुविधा नहीं थी। राजा जी तो किसी भी आंदोलन के पूरी तरह से उस समय खिलाफ थे। वो दुविधा इतनी ज़्यादा थी कि गांधी जी को खुद ये शक था, जब उन्होंने ये तय किया, जब उन्होंने 1942 की शुरुआत से उनके मन में ये बात आ गई कि ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, तो उनके खुद के मन में ये शक था कि कांग्रेस को वो तैयार कर पाएंगे क्या, इसके लिए कांग्रेस की सहमति मिल पाएगी क्या उनको, इसका उन्हें शक था। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लुई फिशर को एक इंटरव्यू में ये कहा, लुई फिशर को कहा कि शायद मैं कांग्रेस को तैयार नहीं कर पाऊँगा, तो मैं अगर कांग्रेस को तैयार नहीं कर पाऊँगा तो मैं सीधे लोगों से बात करूँगा। उनके मन में इस किस्म के स्पष्टता थी। पर क्विट इंडिया को लेकर के, या क्विट इंडिया तो बाद में आया, क्विट इंडिया का रिजोल्यूशन तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रस्तावित किया, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समय, इसको लेके बहुत दुविधा थी। और बहुत लोगों ने के मन में ये है कि गांधी जी की जो उग्रता है, उनकी भाषा में एक उग्रता है। 1942 में
क्विट इंडिया से पहले उनकी भाषा में केवल वो नारा जो करो और मरो है, केवल उसमें उग्रता नहीं है। उससे पहले 6-8 महीने का उनका जो राइटिंग्स हैं, स्टेटमेंट हैं, उस सब में एक उग्रता है, एक अंतिम संघर्ष की एक तैयारी है उसमें। कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस का भारत से निकलना और उसके बाद जिस ढंग से उन्होंने भारत की आज़ादी के बारे में बात करनी शुरू की, उसका असर कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो सुभाष चंद्र बोस के स्पेल में थे। मौलाना आज़ाद ने ऐसा भी लिखा है कि वो सुभाष चंद्र बोस के स्पेल में थे, उसका जादू उनके ऊपर चल रहा था। पर बात वो नहीं है, महात्मा गांधी दुनिया के इतिहास में बहुत कम लोगों में पॉलिटिकल जजमेंट की इतनी कैपेसिटी रही है और मास मूवमेंट की जितनी गांधी जी में थी। तो जो मैंने बताया, जो बदलती हुई परिस्थितियां थीं, जिसमें सवाल ये नहीं था कि अंग्रेज़ों को कोई तकलीफ़ देनी है या नहीं देनी है, फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई कमज़ोर होगी, आसान होगी। स्थिति ये थी कि अंग्रेज हिंदुस्तान के संदर्भ में वो लड़ाई हार चुके थे। वो जिस ढंग से वो राज कर रहे थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोगों को जितनी तकलीफ़ पहुंचा रहे थे, चूँकि वो इंडियन पब्लिक ओपिनियन के साथ किसी डायलॉग में नहीं थे, किसी किस्म के, वो उनकी कोई रुचि नहीं थी कि भारतीयों की भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो उस लड़ाई में। वो भारतीयों को इतनी तकलीफ़ पहुंचा रहे थे कि उसका नतीजा एक डिजास्टर में हो सकता था। गांधी जी को वो दिख रहा था। तो वो अंग्रेज़ों को तकलीफ़ पहुंचाने का सवाल नहीं था, वो हिंदुस्तान को बचाने का सवाल था कि अंग्रेज जाएंगे तो हिंदुस्तान बचेगा या हिंदुस्तान लड़ पाएगा। अंग्रेज रहेंगे तो न तो हिंदुस्तान बचेगा, न हिंदुस्तानी लोग लड़ पाएंगे। उनके सामने ये फ्रेमवर्क, ये समझ थी उनके सामने। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो सुभाष चंद्र बोस लगातार आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन जब क्विट इंडिया चल रहा था उस समय तक सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में ही थे। आईएनए का थिएटर स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर उस समय जो 43 में जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो लड़ाई अगर 42 में वो बॉर्डर पर होते, उस समय इम्फाल में होते 42 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उसकी शक्ल कुछ और हो सकती थी। लेकिन उस समय वो जर्मनी में थे और लोग ये भी भूल जाते हैं। दरअसल अब जानबूझ के आप कुछ चीज़ों को समझना ना चाहें तो कोई आपको समझा नहीं सकता है। वो जर्मनी में बहुत लंबे समय से थे, लेकिन हिटलर ने उनकी कोई मदद नहीं की। क्यों मदद नहीं की? क्योंकि हिटलर कहीं न कहीं ये उम्मीद रखते थे कि अंग्रेज़ों से उनका समझौता। हिटलर ने इंग्लैंड पे कोई लैंड इन्वेजन नहीं किया था, कर भी नहीं सकते थे। जर्मनी और इंग्लैंड का कोई लैंड बॉर्डर तो मिलता नहीं कहीं से भी। तो इंग्लैंड को ऑक्यूपाई करना, जैसे उसने फ्रांस को ऑक्यूपाई किया, रशिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, ऐसा इंग्लैंड को ऑक्यूपाई करने का उनका कोई इरादा नहीं था। तो उनके लिए यूरोप एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था। ब्रिटिश एम्पायर से उनका कुछ लेना देना नहीं था। और एम्पायर इंग्लैंड रख ले और यूरोप वो जर्मनी को छोड़ दे, ये इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में ट्रीटी का बेसिस हो सकता। और उस समय शायद हिटलर सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर भी कर सकते थे अंग्रेज़ों को। इसलिए बहुत लंबे समय तक सुभाष चंद्र बोस रहे जर्मनी में बिना किसी किस्म की सीरियस मदद के। तो बहुत लेट स्टेज में वो बहुत जिद करके, बहुत झगड़ा करके जो है वो जापान आए, सिंगापुर आए। और सिंगापुर से वो जापान गए, और जापान गए तो पहला डिक्लेरेशन उन्होंने जापान से ये करवाया कि जापान का हिंदुस्तान में कोई टेरिटोरियल इंटरेस्ट नहीं होगा। ये डिक्लेरेशन
होने के बाद अपनी इंडिपेंडेंस का फुल असर्शन जापान में करने के बाद, और जापान बर्मा से लेकर के हिंदुस्तान तक पूरी साउथ इंडिया ईस्ट एशिया में कहीं कोई कॉलोनियल एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं करेगा, ये डिक्लेरेशन सुभाष चंद्र बोस ने जापान जाके उनके पार्लियामेंट में जाके डिक्लेरेशन किया। उसके बाद उन्होंने जो प्रॉपर आईएनए है उसका फॉर्मेशन किया उन्होंने, और उसका फॉर्मेशन करने के बाद वो लगातार, जब वो जर्मनी में थे, क्योंकि रेडियो ब्रॉडकास्ट उन्होंने जर्मनी से शुरू कर दिए थे रेडियो ब्रॉडकास्ट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, कस्तूरबा गांधी का देहांत हो, जितने भी मूवमेंट की सभी परिस्थितियों पे वो लगातार कमेंट करते रहे, और पूरा फ्रेमवर्क भी उनका यही था। उनका कोई मिलिट्री ऑक्यूपेशन का फ्रेमवर्क नहीं था। उनके दिमाग में हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को एक मिलिट्री मेथड से फिर से अंग्रेज़ों का ऑक्यूपेशन का प्रोसेस भी, वो लगभग 100 साल उनका ऑक्यूपेशन का प्रोसेस चला। तो सुभाष चंद्र बोस कोई इतने गैर जानकार आदमी नहीं थे। उनको ये पूरी समझ थी कि वो एंटर करेंगे और जो पॉपुलर एंगर है, पॉपुलर रिवोल्ट है, उसके साथ कंबाइन करके ही अंग्रेजी सत्ता को वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे वो। और इसलिए नेशनल मूवमेंट, वो कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रहे। एक बार वो यूनानिमस प्रेसिडेंट थे, वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे थे, वो बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। पूरा जितनी कम उम्र में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के ऑफिस बेरर बने, उतनी कम उम्र में कांग्रेस के हिस्ट्री में कोई भी ऑफिस बेरर, जिस दिन से उन्होंने, वो इंग्लैंड से आए आईसीएस को छोड़ करके, और जिस दिन से उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उस दिन से वो लीडरशिप का हिस्सा थे। अपनी 20s में वो लीडरशिप का हिस्सा थे। बंगाल के सबसे बड़े नेता के वो राइट हैंड मैन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास के, और उत्तराधिकारी थे। वॉज ऑट एंड ऑट कांग्रेसमैन। पूरा उन्होंने 21-22 से लेकर के, और देश में भी उनका पूरा का पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्वॉल्व। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। तो जब लोग ये भी भूल जाते हैं कि त्रिपुरी के बाद, और फिर जब उनको कांग्रेस से निकाल भी दिया गया था, पर उसके कुछ ही दिन के बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, वॉर सिचुएशन में क्या करना है, तो उसमें ही वॉज स्पेशल इन्वाइटेड फॉर दैट मीटिंग ऑल्सो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस मीटिंग में भी उनको, क्योंकि वो एक नॉर्मल टाइम का झगड़ा है। अब एक नेशनल स्ट्रगल, कांग्रेस के लिए स्ट्रगल उस दिन शुरू हो गया जिस दिन कांग्रेस ने रिज़ाइन किया। उसके बाद से अब वो स्ट्रगल कब होगा, कैसे होगा, किस ढंग से होगा, लेकिन वो स्ट्रगल तो होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पार्टनरशिप से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान को आज़ादी के रास्ते में आगे बढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो उसका डिस्कशन करने के लिए सुभाष चंद्र बोस एक्सपेल्ड, ए पर्सन एक्सपेल्ड फॉर 6 years, इसको लोग याद करते हैं कि कांग्रेस से निकाल दिया, पर जिसको 6 साल के लिए निकाला वो आदमी कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी का स्पेशल इन्वाइटी है। वहाँ उसकी ओपिनियन सीख की जा रही है, इसको लोग भूल जाते हैं। और आईएनए के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने लगातार अपने आप को कांग्रेस के साथ, राष्ट्रीय नेताओं के साथ लिंक किया। और उनका जो फेमस, जब उन्होंने आईएनए का पहली टुकड़ी जब रवाना हुई युद्ध के लिए, तो जो उन्होंने, उनका एड्रेस है, और जिसमें पहली बार उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा, उसे, तो उनका यही है कि भारत की आज़ादी की ये आखिरी लड़ाई शुरू हो गई, और आपसे, राष्ट्रपिता से हम आशीर्वाद और शुभकामना मांग रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल इसमें किसी किस्म का कोई सेपरेशन देखना, किसी किस्म का इस दौरान गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, इसका कोई आधार नहीं किसी किस्म।
सर हम ये देखते हैं कि इस मूवमेंट में बहुत सारे आइडियोलॉजी के लोग एक साथ आते हैं। अभी आप कह रहे थे कि दुविधा थी क्विट इंडिया में, लेकिन जब ये दुविधा चल रही थी तो सबसे आगे सरदार पटेल खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ये गांधी जी की आखिरी लड़ाई है, कोई साथ रहे ना रहे, मैं तो उनके पूरी तरह से समर्थन में हूँ। सरदार पटेल को सोशलिस्टों के खिलाफ माना जाता है। वो पूरी आंदोलन में सोशलिस्ट के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। बटुकेश्वर दत्त भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक ऐसा आंदोलन बनता है कि इसमें बहुत तरीके की विचारधारा के लोग साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो राष्ट्रीय आंदोलन में लगातार हुआ। कई बार हम विचारधारा को केवल राइट और लेफ्ट के हिसाब से समझते हैं कि आप समाजवाद में यकीन करते हैं या पूंजीवाद में यकीन करते हैं। राजनीतिक आंदोलनों में जो वैचारिक मतभेद होते हैं वो केवल इस आधार पे नहीं होते हैं। तो वैचारिक मतभेद भी थे और रणनीतिक मतभेद भी थे, ये लगातार थे। और किसी भी जिंदा संगठन में और मास मूवमेंट में, जन आंदोलन में इस किस्म का मतभेद रहता ही है। और शायद इन मतभेदों के कारण ही कोई जन आंदोलन बनता है। जिस आंदोलन में मतभेद नहीं होते उसका जन आंदोलन बनना लगभग असंभव है। शायद ही कोई जन आंदोलन आप ऐसा ढूंढ सकते हैं या प्रतिरोध का आंदोलन ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसमें मतभेद न हो, क्योंकि चुनौती आपके सामने जो होती है उसके बारे में कभी भी कोई निश्चित रणनीति नहीं बनाई जा सकती। एक निश्चित ध्येय बनाया जा सकता है, आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, आज़ादी हासिल करनी है, इसकी एक निश्चितता हो सकती है। पर ये आज़ादी कैसे हासिल करनी है, कब क्या बयान देना है, कब कौन सा आंदोलन करना है, कब कौन सा संघर्ष करना है, इसके बारे में मतभेद ना हो, ये तो एक असंभव कल्पना है। तो ये मतभेद तो लगातार थे, लगातार रहे और हर जगह रहते ही हैं। लेकिन हर आंदोलन उन मतभेदों के बावजूद अगर एक आंदोलन है, उन मतभेदों के बावजूद अगर हम एक संगठन में हैं और एक आंदोलन में हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे के बारे में सम्मान भी है और उन मतभेदों को सुलझाने का कोई न कोई लोकतांत्रिक तरीका भी है। और ये कांग्रेस में बार बार हुआ, ये कोई एक बार नहीं हुआ। जो 3 बार टूट भी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मूवमेंट में सूरत में टूट हुई 1907 में, लेकिन वो टूट भी उन्हीं लोगों के बीच में थी जो एक लक्ष्य के लिए समर्पित थे, एक आंदोलन के हिस्सेदार थे। इसलिए टूट हुई, मगर उस टूट से कोई खुश नहीं था और इसलिए वो टूट को खत्म। 1907 वाली टूट के मुख्य तिलक थे और गोखले थे। देख क्या दोनों के बीच मतभेद, मेथड मुद्दे कई थे उस समय। तात्कालिक हिसाब से वो जो तिलक थे वो ज़्यादा उग्र रवैया अख्तियार करना चाहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और जिनको मॉडरेट कहा जाता था वो उतना उग्र रवैया अख्तियार नहीं करना चाहते थे। वो उसका था लीडर कौन हो, अध्यक्ष कौन हो, इसी वजह से वो सवाल भी महत्वपूर्ण था। लेकिन टूट होने के बाद जो तिलक के साथी माने जाते थे, लाला लाजपत राय हो, लाला लाजपत राय खुद खुश नहीं थे तिलक के रवैये। उन्होंने लिखा, लाला लाजपत राय ने तिलक ने नेतृत्व करने की बजाय उनके जो कुछ उनके साथी लोग थे उनके प्रभाव में वो आ गए, उनके अपने फॉलोअर्स के प्रभाव में आ गए। वो टूट हर हालत में रुकनी चाहिए थी, टूट नहीं होनी चाहिए थी। ये लाला लाजपत राय ने खुद लिखा, जो उनके सबसे बड़े सहयोगी थे तिलक के। तो और उन्होंने फिर एकता स्थापित की। ऐसे ही नॉन कोऑपरेशन के विड्रॉल के बाद भी टूट हुई। नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स में काउंसिल एंट्री के पक्षधर, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी,
पर गांधी जी ने 2 साल के अंदर उनको फिर कैसे एक साथ काम करें इसका एक तरीका जो है उन्होंने निकाल लिया। मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र बोस के सवाल पर टूट हुई त्रिपुरी में, पर वो टूट आप समझ लीजिए कि टूट हुई, आज उनको निकाला गया और कल उनको वर्किंग कमेटी में स्पेशल इनवाइटी करके बुलाया गया। और जब ये वॉर शुरू हुआ तो उन्होंने बार बार गांधी जी को खत लिखा कि अब ये लड़ाई आपके लीडरशिप में होगी, आप मुझे अपना फॉलोअर, अपना एसोसिएट जो भी समझें वो आप मानिए, मैं आपके हवाले हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपके लीडर्स। तो ये रणनीतिक टूट है जो है। तो इसका जब तक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तब तक हर तरह के मतभेद थे। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो 39 से एक क्विट इंडिया जैसा संघर्ष वो 39 से कह रहे थे कि इसको शुरू करना चाहिए, पर जब तक कांग्रेस ने वो कॉल नहीं दिया तब तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने क्विट इंडिया या इस ढंग के किसी संघर्ष का कॉल नहीं दिया। वो कैंपेन करते थे लेकिन वो चाहते थे कि कांग्रेस ये कॉल दे, और कांग्रेस ये कॉल नहीं दे। 3 साल कांग्रेस ने कॉल नहीं दिया, 2.5 साल कांग्रेस ने कॉल नहीं दिया। तो इस दौरान सीएसपी ने क्या क्विट इंडिया का कॉल दिया? नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वो अपनी बात कह रहे थे इस बात को। उस समय सीपीआई भी ये बात कह रही थी जब से 39 में। बाद में उन्होंने अपना रास्ता जो है वो बदला। उस समय उनकी भी ये राय थी। तो कई तरह की राय थी, पर जब क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन, जब ये तय हुआ कि क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन जाएगा, उस समय तक नेहरू भी एक कलेक्टिव डिसिप्लिन का हिस्सा बन चुके थे और उन्होंने उस प्रस्ताव को रखा। AICC में क्विट इंडिया का प्रस्ताव जो है वो नेहरू ने प्रस्तावित किया उस प्रस्ताव को। हाँ, ये ज़रूर है कि जो क्विट इंडिया के लिए जो प्रिपरेशन है, जब गांधी जी ने ये मन बना लिया कि वो तारीख उन्होंने तय नहीं की थी, पर एक ऐसा एक संघर्ष होगा, ये जब उन्होंने मन बना लिया तो उसके लिए तैयारी का काम कांग्रेस में जो उनके विशेष सहयोगी थे सरदार पटेल, उन्होंने इसका जिम्मा लिया और उन्होंने कांग्रेस संगठन को इसके लिए तैयार करना शुरू किया। और जब उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली तो इससे भी आपको समझ लेना चाहिए कि क्विट इंडिया अचानक नहीं हुआ। उससे पहले, आंदोलन से पहले, उन्होंने यूसुफ मेहर अली को बॉम्बे का मेयर बनवाया, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे। अशोक मेहता को उन्होंने, जो वॉलंटियर क्रॉप्स था, जो सेवा दल था कांग्रेस का बॉम्बे में, उसका अध्यक्ष बनवाया। तो आंदोलन के लिए राष्ट्रीय नहीं, बॉम्बे का, तो वो आंदोलन होगा। आंदोलन के कुछ खास एपिसेंटर्स होंगे, उन एपिसेंटर्स में उनको किन लोगों के साथ समझदारी बनानी है। तो उस दौरान मूवमेंट की तैयारी में सरदार पटेल जो है वो सोशलिस्टों के साथ बिल्कुल क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। सोशलिस्ट भी उनके साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। और सरदार पटेल ने ऑर्गेनाइजेशन में उनके जितने, ऑर्गेनाइजेशन के तो वो सबसे बड़े लीडर थे, पूरे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क था उसके लीडर तो वही थे। तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए काफ़ी तैयारी कर रखी थी और इसलिए पहले से ही बहुत तरह के, कई लोग जो समझते हैं कि जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन हुआ तब देश को पता चला कि कोई आंदोलन हुआ और नेता जेल में चले गए तो अब लोग क्या करें, ऐसा नहीं है। वो क्या क्या करना है, किस किस्म का आंदोलन होगा, फॉर्मल रेजोल्यूशन, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होने वाला है, क्या करना है, इसके कई तरह के ड्राफ्ट्स थे, कई तरह के नोट्स थे, कई तरह के डिस्कशन थे, मैसेजेस थे। ये पहले से ही सर्कुलेशन में थे। ये रिजोल्यूशन पास होने से पहले से ही सर्कुलेशन में थे और इसमें सरदार पटेल, इसलिए कोई जो
AICC का सेशन है, उसमें गांधी जी का भाषण, जो प्रस्ताव जो नेहरू ने खुद रखा, और सरदार पटेल का जो भाषण है उसमें, मौलाना आज़ाद प्रेसिडेंट थे। तो वो ये जो भाषण है, और बाद में जब जयप्रकाश नारायण ने 3 खत लिखे स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाहियों के नाम से, और गांधी जी के जो कुछ खत हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के लिए मूवमेंट के दौरान, इन दस्तावेज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको क्विट इंडिया के में क्या हुआ और क्विट इंडिया के पीछे क्या इंटेंशन थी, और क्विट इंडिया को लेके जितने तरह के भी सवाल हैं, उन सारे सवालों का मूवमेंट की तरफ से एक दृष्टिकोण आपको जो है वो मिल जाता है।